गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर ऑफ सीए फाउंडेशन इन्वेंट्रीज। भाई एक आधा क्वेश्चन इसमें से आया था पेपर में बहुत बार, अच्छे से करके जाइएगा। AS2 लगता है इन्वेंट्रीज चैप्टर पे, इन्वेंट्रीज टॉपिक पे। ठीक है, इन्वेंट्रीज हैं क्या? दे आर एसेट्स, करंट एसेट्स की आइटम है। तीन चीजें इसके अंदर हैं। एक जो आपने ऑर्डिनरी कोर्स में सेल कर देना है, जिसे आप फिनिश गुड्स बोल देते हो या स्टॉक इन ट्रेड बोल देते हो। खरीद के बेचते हो तो स्टॉक इन ट्रेड, बनाकर बेचते हो तो फिनिश गुड्स, या जो सामान अभी इन द प्रोसेस फॉर प्रोडक्शन है यानी कि WIP, या जो सामान आपने प्रोडक्शन करने में यूज करना है, जिसे कि आप रॉ मटेरियल बोल देते हो, लेकिन इसमें मशीनरी के स्पेयर्स या मशीनरी का जो सर्विसिंग इक्विपमेंट है, या अगर कोई स्टैंड बाय इक्विपमेंट, ये सारी चीजें जो अदर देन की हुई है ना, ये सारी PPE की आइटम्स है। PPE इज नॉट इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे अलग AS है AS2, PPE पे अलग AS है AS10। हम यहाँ पे किसकी बात करेंगे? मेनली रॉ मटेरियल, WIP एंड फिनिश गुड्स। ठीक है, तो ये थोड़ी डेफिनेशन आप माइंड में रखिएगा। और अगर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है तो रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, ये सब इन्वेंट्री का पार्ट है। अगर ट्रेडिंग एंटिटी है तो इसके पास तो मेनली स्टॉक इन ट्रेड ही होता है। हालांकि स्टॉक इन ट्रेड मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के पास भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है वो भी सामान खरीद के बेचते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। मशीनरी वाली बात मैंने आपको बताई दी। इस चैप्टर में कुछ फॉर्मूले जो आपको ध्यान रखने होते हैं मैं आपको बता दूं। वैसे तो देखो हम फॉर्मूले भी करेंगे और थोड़े लॉजिक से भी चैप्टर को समझेंगे। ये नहीं कि सिर्फ फॉर्मूले आने चाहिए, लॉजिक भी क्लियर होने चाहिए। पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ध्यान रखना, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, एक होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। अवेलेबल फॉर सेल वो सामान है जो टोटल आपके पास है पूरे साल में। तो देखो इसका फॉर्मूला सिंपल है। शुरू में कितना सामान था, नया कितना खरीदा, रिटर्न कितना कर दिया, वो नेट कर दो। इसमें जोड़ लो जितना भी सामान मंगवाने पे आपने खर्च करा, यानी कि डायरेक्ट खर्चा, प्रोक्योर करने पे। क्या करने पे? प्रोक्योर। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करो, ये ना कॉग्स जैसा ही फॉर्मूला है, कॉग्स। बस कॉग्स में से ना अगर आपने नोटिस किया हो, क्लोजिंग स्टॉक भी माइनस हो जाता है, क्योंकि देखो शुरू में इतना था और खरीदा और खर्चे भी हुए खरीदने पे, ये कॉस्ट आ गई अवेलेबल फॉर सेल वाले सामान की। अगर इसमें से मैं वो सामान हटा दूं जो बच गया, जो भी बचा हुआ है, यानी बाकी बिक गया। इसी फॉर्मूले में अगर आगे जाके आप माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर दोगे तो क्या आ जाएगा? कॉग्स। अब इस फॉर्मूले का क्या महत्व है इस चैप्टर में? भाई क्योंकि इस चैप्टर में आपने बहुत बार क्लोजिंग स्टॉक ढूंढना होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक ढूंढने के लिए ना आपको क्वेश्चन ये फिगर दे देता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यही वाली जो मैंने ऊपर बताई है। हालांकि ये सीधी नहीं देता, ऐसे अलग अलग टुकड़ों में देगा, पहले ढूंढ लेना। और आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देगा कई बार सेल्स की, सेल कितनी हुई। अच्छा, सेल में से अगर मैं सेल्स में से अगर मैं GP हटा लूं, GP, तो कॉग्स आ जाएगी। आप खुद सोचो, टोटल सामान जितना अवेलेबल था उसमें से अगर मैं जो सामान बिक गया वो हटा दूं तो अपने आप वो फिगर आएगी जो बची हुई है। तो ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन है जो सॉल्व हो जाता है इन फॉर्मूले के साथ। ऐसा नहीं है कि पूरा चैप्टर इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, पर एक दो क्वेश्चन होंगे जो इस फॉर्मूले पे बेस्ड सॉल्व हो जाएंगे, तो आप माइंड में रखिएगा। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? टोटल अवेलेबल फॉर सेल में से क्या हटा देना? कॉग्स। कॉग्स के लिए वो आपको किसकी जानकारी देगा? सेल्स। और सेल्स में से क्या हटा देना? GP, क्योंकि सेल में से GP हटाओगे जो सेल की कॉस्ट है वही तो आएगी। ठीक है, तो ये हमारी चीज होगी B फॉर्मूला। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक निकालने का एक और फॉर्मूला जो इस चैप्टर में यूज होएगा, सुनिएगा। आपको क्वेश्चन क्लोजिंग यूनिट्स दे देगा, भी एंड में यूनिट बचे कितने हुए हैं। यूनिट मतलब क्वांटिटी, या बता देगा या आपको ढूंढनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई कर लेना उसे रेट पर यूनिट से। अब पहले मैं यूनिट्स की बात कर लूं। यूनिट ना यहाँ पे इस चैप्टर में दो तरीके से निकल सकते हैं। शुरू से आपको सिखा रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक फिजिकली काउंटेड होता है, तो एक तरीका तो यही है, फिजिकल काउंटिंग। हालांकि आप क्वेश्चन छोड़ के काउंटिंग करने थोड़ी जाओगे, आपको बता रखी होगी काउंटिंग। या इस चैप्टर में आप एक चीज और सीखोगे, हो सकता है जिसकी आप स्टॉक वैल्यूएशन कर रहे हो उसने स्टॉक का रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा हो प्रॉपर, कितना सामान था, कितना गया, कितना बच गया, आपके पास रिकॉर्ड में अवेलेबल है। वैसे हमने जितने भी काउंटिंग करी है, हमने स्टॉक के रिकॉर्ड को मेंटेन नहीं करे। हमने ये बोला स्टॉक तो फिजिकली वैल्यू हो जाएगा, पर इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे और स्टॉक का रिकॉर्ड कैसे मेंटेन होता है। अच्छा, मैं वैसे बता दूं, ये जो काउंटिंग वाला सिस्टम होता है जहां पे आप काउंटिंग करते हो, इसे बोलते हैं पीरियोडिक सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। और जहां पे रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है
उसे बोला जाता है परपेचुअल सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री। इन दोनों का डिफरेंस हम आज के लेक्चर में पढ़ लेंगे, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। बस इतना माइंड में रखो, जहां काउंटिंग होती है वो पीरियोडिक सिस्टम है और जहां रिकॉर्ड मेंटेन होता है वो परपेचुअल सिस्टम है। ठीक, अच्छा, अब यूनिट्स तो स्टॉक की वैल्यू नहीं है, यूनिट को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा रेट से। अब रेट में दो चीजें होती हैं, हम बच्चे ये बात जानता है कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी, विच एवर इज लोअर। दिख रहा है आपको? अच्छा, एनआरवी कैसे निकलती है? एनआरवी निकालने का वही पुराना तरीका, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस माइनस एस्टिमेटेड सेलिंग खर्चे, ये आएगी एनआरवी। नाउ व्हाट अबाउट कॉस्ट? कॉस्ट कैसे निकलेगी सर? सुनिएगा, कॉस्ट को निकालने के ना इस चैप्टर में हम दो तरह के मेथड सीखेंगे, एक हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स और एक नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स। जो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड्स हैं उसमें आगे दुनिया भर के मेथड हैं, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, सिम। सिम मतलब खुल जा, सिम सिम नहीं, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड, लास्ट में लिखा हुआ है सिम। सर अभी कुछ नहीं समझ आ रहा, डोंट वरी, यही तो सारा चैप्टर में पढ़ना है, वैसे तो रिवीजन लेक्चर है, ये मत कहो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ठीक, और नॉन हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड में हम लोग क्या बोल रहे हैं? एएसपी, एक एग्जांपल है हमारे सिलेबस में, एडजस्टेड सेलिंग प्राइस। एक एक करके सारे मेथड्स का ऑपरेशन करवा दूंगा, डोंट वरी। पर मैं स्टार्ट करूंगा पहले थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक से, इन्वेंट्री वैल्यूएशन का इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सबसे पहले अगर आप सही प्रॉफिट लॉस निकालना चाहते हैं, इन्वेंट्री को आपको ठीक से वैल्यू करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा एक बात जानता है, अगर आप स्टॉक की वैल्यू को गलत करते हो तो आपकी कॉग्स की वैल्यू भी गलत होती है, कॉग्स की वैल्यू गलत होती है जिससे आपका जीपी भी गलत होता है, जिसकी वजह से आपका प्रॉफिट लॉस गलत हो जाता है। तो ये आप रिलेशन आराम से पढ़ सकते हैं, हमने पहले भी रिवाइज किया हुआ है फाइनल अकाउंट्स में, तो यू कैन डू दिस। अगला, आप जानते हैं इन्वेंट्री जो होती है, स्टॉक जो होता है, वो बैलेंस शीट में भी जाता है, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इसका मतलब करंट एसेट्स की वैल्यू गलत हो जाएगी अगर आप स्टॉक की वैल्यूएशन गलत करोगे, जिससे कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन भी लोगों को गलत शो होगी। उसके बाद आप जानते हो वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज करनी पड़ती हैं। अगर आप इन्वेंट्री की वैल्यू गलत करते हो, आपके करंट एसेट गलत होते हैं, करंट एसेट गलत होते हैं तो आपकी वर्किंग कैपिटल भी गलत है, जिसकी वजह से आपका लिक्विडिटी एनालिसिस भी गलत हो जाएगा। और लास्ट में भाई ये पॉइंट्स तो है ही हैं, लॉ की भी रिक्वायरमेंट है कि आप इन्वेंट्री का वैल्यूएशन ठीक से करो। आपका शेड्यूल 3 बोलता है कि कंपनी डिस्क्लोज करे, आपने फॉर्मूला क्या यूज करा इन्वेंट्री वैल्यू करने में, फीफो, लीफो, आपने पॉलिसीज क्या फॉलो करी, आपको इन्वेंट्री को क्लासिफाई भी करके चलना है, रॉ मटेरियल कितना, डब्ल्यूआईपी कितना, फिनिश गुड्स कितना, ये सब शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। उसके बाद सुनिएगा, ये जो वर्ड आ रहा था ना कॉस्ट, इस कॉस्ट के भी आप अंदर जा सकते हो ऑपरेशन करना है। तो अगर देखो कॉस्ट में हमने एक टॉपिक बना के दिया है कि इन्वेंट्री की कॉस्ट में क्या क्या आता है, क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता। यानी लेफ्ट साइड पे है कॉस्ट इंक्लूड्स और राइट साइड पे है कॉस्ट एक्सक्लूड्स। फर्स्ट लेट्स टॉक अबाउट कॉस्ट इंक्लूड्स। आप कोई भी सामान बनाते हो, उसे बनाने के लिए या खरीदने के लिए, क्योंकि कई बार हो सकता है बना के बेचो, कई बार हो सकता है आप खरीद के बेचो, जो भी परचेज कॉस्ट होगी वो इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट है ऑब्वियसली। और ध्यान रखना, मंगवाने के भी सारे खर्चे जैसे कि फ्रेट इनवर्ड, या अगर कोई जीएसटी भी लग रहा हुआ, ध्यान रखना, अगर जीएसटी नॉन रिकवरेबल है, ये नॉन रिकवरेबल का मतलब क्या है, जिसका आपको क्रेडिट नहीं मिलना। अगर मैं रजिस्टर्ड हूं ना जीएसटी में, मेरे को तो ज्यादातर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है, आईटीसी। एक बात समझ लेना, अगर इनडायरेक्ट टैक्स रिकवरेबल है, राइट साइड पे देखो, अगर इनडायरेक्ट टैक्स रिकवरेबल है वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। याद करो जब मैंने जर्नल करवाया था, परचेज काउंट डेबिटेड, इनपुट जीएसटी काउंट डेबिट अलग किया था एसेट, हमने उसे परचेज की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाया था। लेकिन अगर मुझे बेनिफिट नहीं मिलना जीएसटी का, अगर मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं जीएसटी में, या मान लो सामान ही ऐसा है जो जिसका मुझे क्रेडिट नहीं मिलता जीएसटी के अंदर, तो उस केस में हमें उसे कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ेगा। यह है पहला पॉइंट, इफ नॉन रिकवरेबल। पर ध्यान रखना, क्या क्या चीजें आपने कभी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनानी, कुछ चीजें एक्सक्लूड भी कर दी, जैसे सामने वाले ने मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कोई रिबेट दे दिया। रिबेट जनरली वहां मिलता है जहां पे गुड्स की क्वालिटी को लेके कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो सामने वाला आपको रेट कम कर देता है। अगर उसने रेट ही कम कर दिया सामान का, तो आप उसे कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। ड्यूटी ड्रॉबैक वगैरह वहां यूज होता है जहां आप सामान एक्सपोर्ट कर देते हो, जो ड्यूटीज आपने इंडिया में पे करी होती हैं, सरकार वो आपको रिफंड कर देती है, तो वो भी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा सामान की,
क्योंकि जो ड्यूटी वापस ही आ गई आपके पास, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट। ये पहला पॉइंट ध्यान रखना। इंक्लूड्स के अंदर भी एक्सक्लूड चल रहा है, इंक्लूड्स के अंदर भी एक्सक्लूड चल रहा है, ध्यान रखना। आगे सुनना, अगर आपने जो सामान खरीदा है वो रॉ फॉर्म में है, उसे आप कन्वर्ट करते हो, तो कन्वर्जन करने में जो भी लेबर लगाओगे आप, वो सारी भी कॉस्ट का पार्ट बनेगी, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन। फिर अगर कोई भी अन्य कॉस्ट आप स्पेंड करते हो जो गुड से डायरेक्टली रिलेटेड है, जैसे मान लो आप कोई सामान डिजाइन करवा रहे हो और डिजाइनिंग में के लिए, स्पेसिफिक डिजाइन करवाने के लिए उन गुड्स को आपने कोई डिजाइनर हायर करा है, तो वो डिजाइनर की जो सैलरी होगी वो भी ऐड होगी गुड्स की कॉस्ट में। और इसमें एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना, जैसे मान लो आपका जो इन्वेंट्री है, आपका जो सामान है, वो ना अलग अलग प्रोसेसेस से होके जाता है, अलग अलग प्रोसेसेस से होके जाता है, P1, P2, P3, 3 प्रोसेसेस से होके जाता है। मान लो प्रोसेस 1 पूरी करने के बाद यहां ना सामान की स्टोरेज करनी पड़ती है, स्टोरेज करने के बाद ही अगली प्रोसेस होगी। मान लो 10 दिन के लिए स्टोर करके रखना पड़ता है सामान, उसके बाद अगली प्रोसेस स्टार्ट होती है। तो ये 10 दिन की जो स्टोरेज कॉस्ट भी है ना, स्टोरेज कॉस्ट, ये भी इन्वेंट्री का पार्ट बनेगी। पर ध्यान रखना, ये जो जब सामान तैयार हो गया, जब सामान तैयार हो गया, एक बार सारी प्रोसेसेस लगने के बाद जब सामान तैयार हो गया ना, ये वाली स्टोरेज कॉस्ट आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाओगे, क्योंकि सामान तैयार हो जाने के बाद जो कॉस्ट आपकी इनकर हो रही है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो देखो मैंने कहां लिखा है, चेक करना, एक्सक्लूड्स के अंदर चेक करो, स्टोरेज कॉस्ट नॉर्मली एक्सक्लूडेड है। आई रिपीट, जनरल रूल ये है, सामान को स्टोर करने की जो कॉस्ट है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री, क्योंकि सामान ऑलरेडी तैयार हो चुका भाई। अब इन्वेंट्री को तैयार करने में थोड़ी ना लग रहा वो पैसा। लेकिन अगर फर्दर प्रोडक्शन करने के लिए वो स्टोरेज जरूरी है, फिर वो कॉस्ट का पार्ट है। ये लेफ्ट साइड राइट साइड दोनों कवर होगी, चेक करना। एक पॉइंट मैंने आपको फाइनल काउंट्स में बताया था कि जब भी कभी नॉर्मल लॉस हो जाए, नॉर्मल लॉस, वो नॉर्मल लॉस को भी आपको इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट बनाना पड़ता है, क्योंकि उससे आप बचा ही नहीं सकते। ये लेफ्ट साइड आपकी पूरी हुई, ठीक। राइट साइड पे आना। वैसे तो राइट साइड के लिए मैं एक मूल मंत्र आपको दे दूं, जो भी आइटम खर्चों की P&L की है, P&L, वो कभी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनती। आप खुद सोचो, यहां जब मैं ट्रेडिंग काउंट बनाता हूं, तो ट्रेडिंग काउंट की 2 साइड पे खर्चे आते हैं, स्टॉक इन्हीं में से तो बचेगा। अरे भाई, जो P&L में खर्चा चला गया, वो कभी इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, ध्यान रखना। तो आप देखो राइट साइड पे जितने भी खर्चे आ रहे हैं ना, ये सब P&L की आइटम्स है, पढ़ के देख लो एक बार। इसमें मैं एक थर्ड पॉइंट भी आपको बता दूं, बच्चा उलझ सकता है। लोन लिया स्टॉक खरीदने के लिए, भाई ऐसा है, स्टॉक खरीदने के लिए भी अगर आपने लोन लिया ना, उसका ब्याज उस इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा, P&L में जाएगा वो, इट इज अ फाइनेंस कॉस्ट। और अब नॉर्मल लॉस आप जानते ही हो, स्टोरेज कॉस्ट मैंने आपको समझा ही दिया, अब नॉर्मल लॉस भी आप जानते हो, नीचे गोल्डन रूल मैंने आपको समझा ही दिया कि जो भी आइटम P&L की है, उसे कभी भी आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का पार्ट नहीं बनाएंगे। उसके बाद इस पे मैंने स्टार मार्क करवाया था, 2 तरह के इन्वेंट्री सिस्टम्स, पीरियोडिक एंड परपेचुअल। ये थ्योरी के एंगल से भी इंपॉर्टेंट है, आइए फटाफट पढ़ते हैं, बाकी न्यूमेरिकल में भी थोड़ा बहुत यूज होएगा। पीरियोडिक मैंने भी कहा था, जहां पे इन्वेंट्री काउंटिंग करते हो आप, जबकि परपेचुअल में रिकॉर्ड्स होते हैं। यस और नो, यस और नो। एक बात समझिएगा यहां पे, या मैं फ्रेश लिख देता हूं आपके लिए, सुनिएगा। देखो कॉग्स का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। यस और नो, यही फॉर्मूला होता है। अब आप ध्यान से देखना, जो ये वाली फिगर होती है ना, ओपनिंग स्टॉक, ये मेरे पास अवेलेबल होती है क्योंकि मैंने पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू करा होता है, वही अगले साल का ओपनिंग होता है। अच्छा, ये नेट परचेज की फिगर भी मेरे पास अकाउंट्स में होती है, क्योंकि मैंने जितना भी सामान परचेज किया होता है वो भी रिकॉर्ड किया होता है, जितना भी सामान रिटर्न किया होता है वो भी रिकॉर्ड किया होता है। ये डायरेक्ट एक्सपेंस भी याद करो, वेजेस अकाउंट डेबिटेड, फ्रेट इनवर्ड अकाउंट डेबिट, ये सब आपने डेबिट करे होते हैं। रौला ना सिर्फ इन 2 फिगर्स को लेके, चेक करो आप, क्योंकि ना तो आप कोई क्लोजिंग स्टॉक का अकाउंट अपने आप खोलते हो, एंड में जाके काउंटिंग होती है, आपको तब जाके एंट्री डालनी पड़ती है। शोर पता है क्या है इस चैप्टर में,
आप कहोगे सर क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री डालते तो आए हैं हम क्लोजिंग स्टॉक टू ट्रेडिंग। रौला ये नहीं है कि एंट्री क्या है, रौला पता क्या है, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आ रही है, क्योंकि आपने काउंट तो कोई मेंटेन ही नहीं करा स्टॉक का। आपके पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कहां से आ रही है ये चैप्टर बताएगा। जो ट्रायल बैलेंस के नीचे लवारिस पड़ा रहता था ना क्लोजिंग स्टॉक इतने का है, वो फिगर आई कहां से, इस चैप्टर में समझ में आएगी। अब सुनना, कॉग्स का भी हमने कोई अकाउंट नहीं मेंटेन करा होता, सारे बच्चे जानते हो। तो ये दो फिगर्स को कैसे ढूंढेंगे हम, ये डिपेंड करता है हम सिस्टम कौन सा फॉलो कर रहे हैं। पहले मैं आपको बता रहा हूं पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में तो क्या बोलता है, सुनिएगा ध्यान से। पीरियोडिक सिस्टम बोलता है, अच्छा ये बताओ 5 चीजें हैं ना आपके सामने, 5 में से 3 पता है, अगर मेरे को चौथी पता लग जाए 5वीं पता लग जाएगी। पीरियोडिक सिस्टम बोलता है चौथी में ये बताऊंगा आपको। हम कहेंगे कैसे, कहेगा कोई टेंशन नहीं, क्लोजिंग स्टॉक को फिजिकली काउंट कर लो। क्या कर लो, फिजिकली काउंट करके उसकी वैल्यूएशन कर दो। वैल्यूएशन कैसे करोगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देना क्वांटिटी को। रेट निकालने भी सिखाऊंगा आपको चैप्टर के अंदर। क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय रेट इज इक्वल टू वैल्यू। ये वैल्यू जब आपके पास आ गई, ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे बाकी जो बचा वो कॉग्स है। इसका मतलब जब मैं पीरियोडिक सिस्टम फॉलो करूंगा, ये मेरी रेजिडुअल फिगर आएगी, कॉग्स। रेजिडुअल फिगर क्या, बची हुई बैलेंसिंग फिगर। इसमें सबसे बड़ी कमी पता क्या है इस मेथड में, पीरियोडिक में, हालांकि खुल के फॉलो करते आए हैं हम, पर मैं इसकी लिमिटेशन बता रहा हूं। आप ये बोलते हो जो पड़ा है वो पड़ा है, बाकी बिक गया होगा। क्या पता कुछ सामान चोरी हो गया हो, क्या पता कुछ सामान डिस्ट्रॉय हो गया हो, एबनॉर्मली लॉस्ट हो गया हो, वो चीज ये पकड़ नहीं पाता मेथड, वो ये वाला सिस्टम। क्योंकि ये मान के चलता है बस जो बचा हुआ है बचा हुआ है, बाकी बिक गया होगा। क्योंकि इसने क्या माना है, रेजिडुअल फिगर क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बाकी बिक गया होगा। यही इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि ऐसे कैसे मान लिया बाकी सारा बिक गया होगा। क्या पता कुछ चोरी हो गया हो, इंग्लिश में उसे बोलते हैं पिल्फरेज। छोटी छोटी अमाउंट में क्या पता कुछ पिल्फरेज हो गई हो। पर ठीक है, प्रॉब्लम बता रहा हूं, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं पूरी तरह फॉलो होता है, ऐसा नहीं है कि ये फॉलो नहीं होता। क्योंकि जो परपेचुअल है ना, अब परपेचुअल सुनो पहले क्या करेगा, पहले बताता हूं परपेचुअल क्या करेगा। परपेचुअल कहेगा, मैं अलग पेन से लिख रहा हूं, मैं इसको लिखता हूं, कौन से पेन से लिखूं, पर्पल से लिखता हूं, ठीक है, जिससे टिक मारे हुए। सुनिएगा, परपेचुअल कहेगा मैं आपको ये वाली फिगर फाइंड करवाऊंगा कॉग्स, और क्लोजिंग स्टॉक कैसे निकल के आएगा, बोलो, रेजिडुअल फिगर। अब आप पूछोगे सर ये वाला मेथड हमें कॉग्स कैसे ढूंढवाएगा, ये कहेगा रिकॉर्ड मेंटेन करो। और रिकॉर्ड में पता क्या करेगा वो, जितना जितना सामान बिकेगा सिर्फ वही रिकॉर्ड करेगा। वहां से बोल देगा टोटल इतने का बिका, तो बाकी बचा होना चाहिए। क्योंकि टोटल अवेलेबल में से अगर मैं बोल रहा हूं, टोटल अवेलेबल देख रहे हो मैंने मार्क क्या करा, टोटल अवेलेबल देखो मैंने किसे मार्क करा है, अभी फॉर्मूला बताया था, ये टोटल अवेलेबल है। टोटल अवेलेबल में से मैंने वो निकाल लिया जो बिक गया, बाकी बचा होना चाहिए। बस ये फर्क है इन दोनों मेथड्स के अंदर। और परपेचुअल पता क्या करेगा फिर, क्या इतना पड़ा है कि नहीं पड़ा, यानी आप उसे चेक भी कर सकते हो। परपेचुअल का ये फायदा है, ये आपके एक सिस्टम का पार्ट बनता है। इससे आपको पता लगता है कोई चोरी कोई चकारी ये सब तो नहीं हो रहा आपकी ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन प्रॉब्लम यही है, परपेचुअल महंगा बहुत पड़ता है, सारा साल रिकॉर्ड मेंटेन करना, कल्ला कल्ला सामान इशू कितना हुआ, आया कितना, एक एक चीज का रिकॉर्ड रखना, उसके लिए बंदा भी तो रखोगे, वो भी तो सैलरी लेगा। उससे अच्छा घाट घाट पे सीसीटीवी कैमरे लगा दो, वो टैगिंग सिस्टम कर दो कि कोई इन्वेंट्री बाहर जा ही ना पाए, साथ अलार्म बजे, आग वाला अलार्म साउंड आ जाए कि चोरी हो रही है चोरी हो रही है। लोग इस चीज पे खर्च करते हैं, लोग सिस्टम्स पे खर्च करते हैं, रादर देन कहीं सारा रिकॉर्ड मेंटेन करो एक एक चीज का। इसीलिए पीरियोडिक भी चलता है पूरा, पीरियोडिक में कमी होने के बावजूद भी चलता है। आपको ना बस एक चीज ध्यान रखनी है, दोनों मेथड्स में कौन सी फिगर निकलती है और कौन सी फिगर रेजिडुअल निकलती है। पीरियोडिक में क्या निकलता है बोलो, हम पहले क्लोजिंग ढूंढते हैं, पर पीरियोडिक में रेजिडुअल होती है कॉग्स, और परपेचुअल में हम ढूंढते हैं कॉग्स और रेजिडुअल होती है क्लोजिंग स्टॉक। और एक चीज और साथ में ध्यान रख लेना, जो रेजिडुअल फिगर निकल रही है
लॉस्ट गुड्स अगर कोई हुए, अगर कोई गुड्स चोरी हुए वो रेजिडुअल फिगर में ही पड़े होंगे। जैसे पीरियोडिक से फिर से रिवाइज कराता हूं, बोलो पीरियोडिक ने क्या कहा था, पीरियोडिक ने क्या कहा था, पीरियोडिक ने कहा था ये पड़ा है बाकी बिक गया होगा, यानी लॉस्ट गुड्स भी ये मान रहा है बिक गया होगा, बस जो रेजिडुअल फिगर है उसी में लॉस्ट गुड्स पड़े। अगर कोई लॉस्ट गुड्स हुए तो, अगर लॉस्ट गुड्स हुए ही ना फिर तो दोनों में ही आंसर सेम आएगा। और वैसे अच्छी बात ये बता दूं, आईसीआई ने कोई ज्यादा न्यूमेरिकल्स में इन चीजों को लेकर तंग नहीं करा हुआ कि बताओ लॉस्ट गुड्स किसमें पड़े हैं, ये सिर्फ थ्योरी के एंगल से बता रहा हूं। अगर आप यहां पे डिफरेंस देखोगे ना, ये अगर आप डिफरेंस देखोगे तो आपको ये लॉस्ट गुड्स वाला पॉइंट दिखेगा, पॉइंट नंबर 4 चेक कर लो। पीरियोडिक में लॉस्ट गुड्स किसमें बोल रहा है, कॉग्स। परपेचुअल में लॉस्ट गुड्स किसे बोल रहा है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री में ही पड़ा है, क्लोजिंग स्टॉक में। ऊपर के पॉइंट्स मैंने सारे समझा दिए आपको, ये प्लीज पढ़ लेना इनको एक बार। और ये जो पॉइंट नंबर 5 है ना, यहां पे एक वर्ड आ रहा है स्टॉक टेकिंग। स्टॉक टेकिंग का मतलब ये नहीं होता स्टॉक लेके जाना, स्टॉक टेकिंग का मतलब होता है फिजिकल काउंटिंग। तो सुनिएगा, क्योंकि पीरियोडिक में ना आपको इन्वेंट्री वैल्यू करने के लिए काउंटिंग करनी पड़ती है, इसलिए आपको कई बारी बिजनेस को भी रोकना पड़ता है। क्योंकि अगर आप बिजनेस चलाते रहोगे ना और साथ साथ काउंटिंग करते रहोगे, एक सामान जो एक जगह गिन लिया वो अगले डिपार्टमेंट में गया वहां फिर गिन लिया, डबल काउंटिंग हो जाती है कई बार। इसलिए हम पीरियोडिक में बोलते हैं हमें बिजनेस को रोकना भी पड़ सकता है स्टॉक टेकिंग के लिए। लेकिन परपेचुअल में इतनी कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि हमारे पास ज्यादातर रिकॉर्ड मेंटेन होते हैं, बस जो हमने काउंट करना होता है उसे कर लेते हैं, बस बाकी चीजें चलती रहती हैं। और अगर आप पीरियोडिक में देखो, आपके पास स्टॉक चेकिंग करने का कोई ज्यादा साधन नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। लेकिन परपेचुअल कहता है अरे ये वाली आइटम इतनी पड़ी होनी चाहिए, बैठ के चेक कर लो। पर पीरियोडिक सिंपल है, सस्ता है, टिकाऊ है। परपेचुअल थोड़ा कॉम्प्लेक्स है और थोड़ा इलेबोरेटिव है, एक्सपेंसिव है। फिर उसके बाद स्टडी मैट ने आपको दे रखे हैं लिमिटेशंस ऑफ पीरियोडिक। ध्यान रखना, लिमिटेशन तो परपेचुअल के भी बनेंगे, पर आईसीआई ने टॉपिक सिर्फ लिमिटेशन ऑफ पीरियोडिक दे रखा है। बस जितना आईसीआई ने कवर की हुई थ्योरी मैंने वही कवर की है, ठीक है। सुनिएगा, पहली बात तो कई बार क्या होता है ना, आपको क्वार्टरली स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। जैसे मान लो क्वार्टरली बनाने हैं, हाफ ईयरली बनाने हैं। अब जितनी बार भी एफएस बनाने हैं, यू नीड इन्वेंट्री की फिगर। पीरियोडिक है चलो भाई बिजनेस बंद करो, पहले इन्वेंट्री काउंट करो, तो दिस इज अ प्रॉब्लम। फर्स्ट पढ़िएगा, दूसरा भी मैंने समझा दिया, दूसरा भी पढ़ लो, तीसरा भी मैं आपको समझा चुका हूं। क्योंकि पीरियोडिक सिस्टम में कॉग्स में ही लॉस्ट गुड्स होता है, तो कोई फ्रॉड, कोई पिलफरेज या कोई डैमेज पता करना मुश्किल हो जाता है। पढ़िए पॉइंट नंबर 3, इन्वेंट्री पे आपका कोई कंट्रोल नहीं रहता ज्यादा। आप ये मान के चलते हो बस जो बचा हुआ है बचा हुआ है, बाकी बिक गया होगा, बस ये आपकी assumption रहती है, कंट्रोल नहीं आपके पास कोई। और आखिरी, आपके पास ना इन्वेंट्री कितनी है बुक्स में वो नजर ही नहीं आ रही होती। तो इसका एक लिमिटेशन और निकल के आता है कि आप ना कई बार अपने ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि अगर आपके पास बुक्स में इन्वेंट्री दिख रही है सामने, कौन सी आइटम कितनी पड़ी है, तो किसे रीऑर्डर करना है, किसे ऑर्डर नहीं करना, वो सब चीजें भी मैनेज हो जाती हैं। लेकिन यहां वो मुश्किल हो जाता है। पॉइंट नंबर 5, लेकिन फिर भी छोटी एंटरप्राइजेस बोलती हैं कोई दिक्कत नहीं है, हम तो इसको यूज करेंगे, भले ही इसमें लिमिटेशंस हैं। पर जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, हो सकता है वो किसकी तरफ चले जाएं, परपेचुअल। तो अगर आप नोटिस करो, जो पहले पेज पे ये फॉर्मूले आ रहे थे, उनका हमने ये वाला पार्ट कवर कर लिया, पीरियोडिक वर्सेस परपेचुअल। ठीक, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ना हमारे पास टॉपिक है इन्वेंट्री वैल्यूएशन के टेक्निक्स। क्या? इन्वेंट्री को वैल्यू करने के टेक्निक्स क्या हैं, समझना। आपके पास यूनिट्स आ गए ना, यूनिट्स, बट नाउ आई नीड टू वैल्यू देम। अब वैल्यू करने के लिए यू नीड रेट, और रेट के लिए यू नीड कॉस्ट। तो यहां पे ना अगर आप नोटिस करो, हमने दो यहां पे एक तरह से क्लासिफिकेशन बना रखे हैं जो एएस ने बना रखे हैं। एक जहां इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल नहीं है, और एक जहां इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है। मैं आपको याद कराता हूं जो हम क्लास में एग्जांपल करते थे। मैं क्लास में ना एक पेन और दो पेन एक तरह के दे दो मुझे, अगर दे पाओ कोई बच्चा, सिमिलर तरह के पेन हो दो, फटाफट से दो तरह के पेन लेके हमने एग्जांपल क्लियर किया था। कुछ भी ये दे दो बस, जो ब्लैक पड़ा था जो दे दो, कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो मिक्स हो जाएगा, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं, दे दो बस, बैठ जाओ। सुनिएगा, ये दो पेन हमने ना यहाँ पे हाथ में रख के एग्जांपल लिया था कि एक बार 10 रुपए का पेन खरीदा, एक बार यही पेन 12 रुपए का खरीदा।
और मैंने 10 वाला अलग रखा, 12 वाला अलग रखा। परचेज है मेरी, मैं स्टेशनरी का बिजनेस है मेरा, ध्यान देना तांती जी। 10 रुपए और 12 रुपए का खरीदा है हमने सामान। एक कस्टमर आया, मैंने उसे 15 रुपए का बेच दिया, एक पेन उठा के 15 रुपए का बेच दिया। अब ये तो मेरे को पता है ना, मैंने 10 रुपए वाला बेचा है, यानी मेरे को पता है 12 वाला बचा हुआ है। पहले जहां ये मैं अलग अलग रखता हूं ना, इन्वेंट्री को मिक्स नहीं करता, इसको बोलते हैं इन्वेंट्री इज नॉट इंटरचेंजेबल। यहां एक बात समझना, एक ही मेथड है, एएस बोलता है एक ही मेथड। जब आपकी इन्वेंट्री अलग अलग पड़ी है तो देयर इज नो प्रॉब्लम। आपको पता है बिका कौन सा, आपको पता है बचा कौन सा, तो अब पता है मेथड का नाम भी इन्होंने क्या रखा, सिम मेथड, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड। यू नो कौन सा बिका है कौन सा बचा है, तो जो बचा हुआ है उस पर वैल्यू कर दो। बताओ कौन सा वाला बचा हुआ है, 12 रुपए वाला, 12 रुपए वाला वैल्यू कर दो। तो अगर मैं इसको ना यहाँ पे, अगर मैं इसकी एक थोड़ी सी पिक्चर और क्लियर करूं, ध्यान देना, ध्यान देना, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है, ये मेरा ट्रेडिंग अकाउंट है। यहां मैं लिखूंगा टू परचेज, परचेज मेरी है 10 रुपए 12 रुपए, 22 रुपए की परचेज है। मैंने एक सामान सेल करा है, मैंने एक पेन सेल करा है, कितने रुपए में, 20। प्रॉब्लम पता क्या आती है, अगर मेरे को ये नहीं ना पता बचा कौन सा है, मेरे को ये भी नहीं पता लगता बिका कौन सा है। जैसे ही मैं यहां लिखता हूं 12 वाला बचा है, ऑटोमेटिकली आप देख लो वो बोलता है मैंने 15 में बेचा था, ऑटोमेटिकली आपका ट्रेडिंग अकाउंट बोलता है कि भाई 10 वाला 15 में बिक गया। आप चेक कर लो, 3 रुपए का जीपी आ रहा है, चेक कर लो, नहीं 5 का जीपी आ रहा है, चेक कर लो। लेकिन ये जीपी पता कैसे आना मुमकिन हुआ, जब आपने यहां 12 रुपए लिखा कि 12 वाला बचा हुआ है, 10 वाला बिका हुआ है, तो ही तो ये ट्रेडिंग पूरा होएगा। अच्छा अब सुनो प्रॉब्लम कहां आती है, समस्या कहां आती है। एक बार पेन खरीदा 10 रुपए में, एक बार 12 रुपए में, ये हो गए मिक्स। अब जब मैं एक उठा के बेच देता हूं, ना मेरे को पता कौन सा बिका, ना मेरे को पता कौन सा बचा, यहां हम बोलते हैं इन्वेंट्री इज इंटरचेंजेबल। देखो एक बात समझ लो, जब जो सामान हमने खरीदा है ना, अगर वो अलग अलग प्राइस पे आया हुआ है, सेम तरह का सामान अलग अलग प्राइस, क्योंकि रेट चेंज होते रहते हैं, वहां सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। और ऊपर से सामान मिक्स हुआ पड़ा है, वहां सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कौन सा बचा कौन सा बिका। तो ये होता है इन्वेंट्रीज इंटरचेंजेबल। और एक बात बोलूं, जब इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है ना, यहां दुनिया भर के मेथड्स हैं, क्योंकि अब हमें अजम्पशन बेस्ड चलना पड़ेगा, अब हमें अजम्पशन बेस्ड चलना पड़ेगा। क्योंकि ये जो था ना, ये अजम्पशन बेस्ड नहीं था, ये तो सत्य था, सत्य। लेकिन राइट साइड पे ना सत्य मिल नहीं पा रहा हमें, क्योंकि सत्य मिल नहीं पा रहा हमें, वी नीड टू टेक अजम्पशंस। अब इसमें भी आगे दो तरह के मेथड्स हैं, एक हिस्टोरिकल और एक नॉन हिस्टोरिकल। इनमें फर्क क्या है मैं बाद में बताऊंगा, पर पहले हिस्टोरिकल के नाम सुनो, फीफो, लीफो, एवरेज, वेटेड एवरेज, सारे सिलेबस में इनमें से ना लीफो और एवरेज ये दोनों AS2 अलाउ नहीं करता। फीफो अलाउ करता है AS2 और वेटेड एवरेज भी अलाउ करता है AS2। व्हाट इज फीफो? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। अब क्या मतलब है सुनो, एक बार मैंने माल 10 का खरीदा था, एक बार 12 का, एक बचा हुआ है, पता है फीफो क्या बोलेगा, मान लो जो पहले खरीदा था पहले बिक गया वो, यानी जो मेरी सेल हुई है ना वो 10 रुपए वाले सामान की सेल हुई है, 12 वाला बचा हुआ है। अजम्पशन ले ली, जो मेरे को पता नहीं लग रहा था कौन सा बिका कौन सा बचा, फीफो ने क्लियर कर दिया। और लॉजिकल भी है, क्योंकि हर दुकानदार पहले सोचेगा कि पुराना माल बिकना चाहिए, नया बाद में बेच दूंगा। तो फीफो AS2 भी इसकी इज्जत करता है कि यार ये बेटर है। लीफो उल्टा कहता है, लीफो कहता है मान लो जो लास्ट में आया वो पहले बिक गया, इट इज नॉट लॉजिकल, इसलिए लीफो अलाउ नहीं करता है AS2। एवरेज और वेटेड एवरेज को भी मैं कंपेयर कराऊंगा। हालांकि एक बात बता दूं, भले ही लीफो अलाउ नहीं करता है AS2, पर हमारा ICAI इस चीज का लिहाज नहीं करता, वो लीफो का क्वेश्चन डाल देता है कई बार कि लीफो से सॉल्व करो। अभी पता आगे मैंने क्या करवाना है, फीफो एज पर पीरियोडिक सिस्टम, फीफो एज पर परपेचुअल सिस्टम, अभी सब क्लियर कर दूंगा अगले 10 मिनट में। तो पहले आप देखो, मैंने पहले तो मेथड 1 आपको बताया, सिम पढ़ो क्या है। इस मेथड में तो प्राइसिंग कैसे होती है, देखो ये सारे मेथड ना प्राइसिंग करने के हैं, क्योंकि हमें प्राइस नहीं पता लगता, क्वांटिटी तो पता होती है,
क्वांटिटी पता है, एक पेन बचा हुआ है, पर एक पेन कौन सा बचा है ये नहीं पता लग रहा, कौन से रेट वाला बचा हुआ है ये नहीं पता लग रहा। सिम मेथड कहेगा टेंशन ही कोई नहीं, हमें ये भी पता है कौन सा बिका, हमें ये भी पता है कौन सा बचा, इसी का इसका नाम है सिम मेथड। पढ़िए लाइन, लाइन पढ़िए क्या लिखी है। सिम मेथड का क्वेश्चन कभी भी पेपर में आया नहीं है, लेकिन स्टडी मैट में एक एग्जांपल दे रखा है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं अभी, सुनिएगा। सुरेखा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है, पी क्यू आर, ना ये सिमिलर है ना ये इंटरचेंजेबल है, यानी अलग अलग हैं सारे। फाइनेंशियल ईयर के अंत में आगे ना तीनों आइटम्स की, पी क्यू आर की, इसने आपको कॉस्ट भी बता दी और तीनों आपको एनआर भी बता दी। मैंने ना यहाँ पे क्वेश्चन में लिखवाया था कि जो इसने कॉस्ट बताई है ना, ये ना जो अभी मैं कह नहीं रहा था पता नहीं लग रहा कौन सा बचा हुआ है, ये इसने बता दिया कि 38 वाला बचा हुआ है, 29 वाला बचा हुआ है, 17 वाला बचा हुआ है, क्योंकि सिम मेथड लगा दिया होगा, बता दिया ना कि ये बचा हुआ है, मेथड लग चुका। ये मैंने वैसे बताया था कि असर्टन कर चुके, क्योंकि बच्चा ना क्वेश्चन पढ़ के समझ ही नहीं पाता कि यहाँ पे सिम मेथड लगा कहाँ, यहाँ सिम मेथड लगा क्योंकि क्वेश्चन ने कुछ लिखा भी नहीं हुआ सिम मेथड लगाओ। एक्चुअल में ना क्वेश्चन में कुछ और चीज पूछी हुई है, बताता हूँ क्या, सुनना। कई बच्चे क्या करते हैं, ये कॉस्ट को जोड़ते हैं तीनों इन्वेंट्री की और एनआरबी को जोड़ते हैं तीनों इन्वेंट्री की, सुनना, और दोनों में से लोअर ढूंढ देते हैं, ये गलत हो जाएगा आंसर। एक एक को करना है आपने। कैसे करना है? आइटम बाय आइटम मेथड, यानी पहले पी का लोअर ढूंढो, क्या है पी का लोअर, क्या है बोलो 38, क्यू का लोअर तो कोई भी ढूंढ लो, और आर का लोअर क्या है 14। तो अगर आप यहां पे, मैं आपको ये बोल रहा हूं, अगर आप टोटल करके आंसर करते हैं ना लोअर, वो गलत हो सकता था। इसे बोलते हैं आइटम बाय आइटम मेथड, ये मैं आगे फिर बता दूंगा क्वेश्चन में जाके, बट फिलहाल ये समझ लो जो क्वेश्चन में लिखा था ना, नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल, क्वेश्चन ने बता ही दिया कौन कौन से बचे हुए हैं। पता है क्वेश्चन एक और तरीके से भी वो फ्रेम कर सकता था, वो आपको बोलता पी सामान पहले इस दिन खरीदा इतने का, फिर इस दिन खरीदा इतने का, फिर इस दिन खरीदा इतने का, फिर बोलता है इस दिन वाला बिक गया, तो फिर आपको पता है ना कौन से वाला बच गया, वो भी सिम मेथड ही होता। ये तो और सिंप्लीफाइड क्वेश्चन है, बता ही दिया कौन कौन सा बचा हुआ है। तो आई होप आपको ये पहला एग्जांपल तो समझ में आ गया, ये पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, ठीक है। इसके बाद जो हमारे अब ये मेथड चलेंगे एक एक करके, और इन मेथड्स में हम क्वेश्चन करते जाएंगे साथ साथ। दूसरा मेथड है, पहले मेथड का नाम क्या था? सिम। ये भी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ही होता है, अभी बताऊंगा हिस्टोरिकल नॉन हिस्टोरिकल में क्या फर्क है, बस अभी इतना समझ लो। आपने जब खरीदा था वो वाली कॉस्ट जाके ढूंढ रहे हो, उसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। जब ये सामान खरीदा था, आप वो बिल निकालते हो और उस बिल में जाके देखते हो अरे कितने का खरीदा था ये, इसे बोलते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। अब सुनो, फीफो जैसे कि मैंने कहा, दीज ऑल आर एजम्पशन बेस्ड, एज्यूम करता है क्या, जो सामान या जो मटेरियल हमने पहले परचेज किया वो पहले सेल होगा। अच्छा, क्वेश्चन में सेल भी आ सकता है, इशूड भी आ सकता है, क्योंकि हो सकता है वो मेरा रॉ मटेरियल हो, और रॉ मटेरियल तो मैं सेल थोड़ी करता हूं, रॉ मटेरियल तो मैं इशू करता हूं। और क्लोजिंग स्टॉक किस में से बचा होगा? लेटेस्ट सामान। किस में से बचा होगा? लेटेस्ट सामान। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया? पहला क्या, यही सब कुछ है। इसकी अब एक इंप्लीकेशन सुनना, इंप्लीकेशन क्या रहेगी फीफो के अंदर, सुनिएगा। यहां पे ना दो तरह के मैंने केस बना दिए, एक इन्फ्लेशनरी प्राइसेस है, इन्फ्लेशनरी मतलब प्राइस रेज हो रहे हैं, और एक डिफ्लेशनरी प्राइस है, यानी सामान के प्राइस फॉल कर रहे हैं। पहले हम इन्फ्लेशनरी की बात करते हैं। पहले मेरे साथ सोचना, एरो यहां मत देखना क्या बने हुए। मेरे को बताओ इन्फ्लेशनरी का मतलब क्या है? पुराना सामान सस्ता आया हुआ है, नया सामान महंगा आया हुआ है। बताओ फीफो क्या मानता है, जो सामान बचा हुआ है वो लेटेस्ट में से बचा हुआ है? बोलो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो बचा हुआ है लेटेस्ट में से बचा हुआ है। बताओ जो लेटेस्ट आया हुआ है वो महंगा आया हुआ सस्ता? बस मिल गई बात, क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा इसके अंदर। और अगली बात सोचो, जो बिका है वो किस में से बिका है? पुराना, सस्ता आया हुआ है, यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कम आएगी। आगे तो आप बच्चे समझदार हो, स्टॉक ज्यादा है, कॉग्स कम है, जीपी ज्यादा आएगा, जीपी ज्यादा आएगा, इनकम टैक्स भी ज्यादा आएगा क्योंकि एनपी ज्यादा आएगा। तो ये भी आपको रिलेशन क्लियर होना चाहिए। कई बार ट्रू फॉल्स वगैरह में पूछ लेता है, किस में पूछ लेता है? ट्रू फॉल्स। लॉजिक सिंपल सा ध्यान रखना,
फीफो में जो बचा है वो लेटेस्ट में से बचा है और लेटेस्ट महंगा आया हुआ है, तो बस एक रिलेशन आपको क्लियर हो गया, आगे तो फटाफट हो जाएंगे। डिफ्लेशनरी में उल्टा हो जाएगा, चेक कर लो, बोलो। अभी एक मेथड हमने जो फीफो करा ना, मैं इसका एक क्वेश्चन कराता हूं आपको जिससे कि आपको अच्छा फील होगा, फिर लीफो भी हम कर लेंगे फटाफट, क्योंकि एक बार फीफो समझ आ गया तो लीफो तो फटाफट हो जाएगा। आइए एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, ये वाला, ये आईसीआई का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ए लिमिटेड प्रोवाइड्स यू विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, गौर कीजिएगा। ओपनिंग स्टॉक पड़ा था 100 यूनिट्स, 1 रुपए वाला, परचेस किए 400 यूनिट 1.5 रुपए वाले। देखो एक तो नोटिस हुआ, पहले 1 रुपए वाला सामान था, फिर 1.5 वाला हो गया, यानी रेट अलग अलग हो गए ना, पंगा पड़ेगा। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो देखो यहां है, देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता, इस लाइन से पता लग रहा है इन्वेंट्री इंटरचेंजेबल है। पता क्यों? क्योंकि इसने बताया नहीं इशू कौन से वाला हुआ है। पे गया जान को स्यापा पड़ गया। क्या स्यापा पड़ गया? सिम मेथड नहीं लग सकता क्योंकि पता ही नहीं कौन सा इशू है। वही 10 रुपए 12 रुपए वाला पेन वाला क्वेश्चन बन गया कि एक पेन इशू हुआ है, पता नहीं कौन सा, बोलो। अच्छा, स्यापा और नया रेट और आ गया फिर इशू हो गए। मैं पानी पी लूं, पहले पढ़ो आप एक बार क्वेश्चन पढ़ो। और लास्ट में जाके देखो, कहता बच्चों और आपके जले पे नमक छिड़क रहा है, कहता पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों से करो। अब जितनी हमने अंडरस्टैंडिंग अभी तक ली है ना, अब काम आएगी पहले क्वेश्चन के अंदर। पहले मैं फॉलो करवा रहा हूं परपेचुअल। अच्छा, सिस्टम कौन सा है? पीरियोडिक है, एक बार परपेचुअल है, पर मेथड दोनों में सेम है फीफो, यानी सिस्टम अलग चीज है, मेथड अलग चीज है। मेथड तो सिर्फ रेट बताती है, रेट कौन सा लगाना है, जबकि जो सिस्टम है ना वो ये बताएगा कि पहले क्या ढूंढना है। वैसे एक बात बोलूं, जितने क्वेश्चन ऐसे बने हुए हैं ना पीरियोडिक और परपेचुअल वाले में, आपकी जान को एक बड़ा सुख है, किसी में भी लॉस्ट गुड्स नहीं है। तो वो जो पंगा पड़ता था ना लॉस्ट गुड्स का पड़ता था, यहां कोई है ही नहीं पंगा, देयर इज नो लॉस्ट गुड्स। तो पहले मैं परपेचुअल से करवाता हूं। पहले बताओ, परपेचुअल करने के लिए आपको स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, हाँ कि ना? तो आपके सामने पेश है परपेचुअल सिस्टम, फीफो मेथड, और ये रहा स्टॉक लेजर अकाउंट। देखा, ये है रिकॉर्ड। रिवीजन लेक्चर में पहली बार आपके सामने आया है स्टॉक लेजर अकाउंट। किससे स्टार्ट होएगा? डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स नहीं है, रिसीट्स, फिर इश्यूज, फिर बैलेंस। पहले मैं मेन बता रहा हूं, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। दिखा? और इसमें कॉलम देखो कैसे अंदर, रिसीट के अंदर भी 3 क्लासिफिकेशन है, क्यू आर वी, इश्यूज के अंदर भी क्यू आर वी, बैलेंस के अंदर भी क्यू आर वी। सर क्या है ये क्यू आर वी? क्वांटिटी, रेट, वैल्यू। ये अकाउंट प्लीज बना के देखना एक बार। वैसे तो जब हमने मेन क्लासेस में कवर किया हुआ है, ऑलरेडी इसकी प्रैक्टिस करवाई हुई है, बट स्टिल मैं कहूंगा रिवीजन लेक्चर सिर्फ सुनने के लिए नहीं होता, लिख के करने के लिए भी चीजें होती हैं, बना के देखना इसको, ठीक है। तो देखो 2013 का ईयर मैंने लिख दिया ऊपर, चेक करो, ये ईयर लिख दिया ऊपर 2013, ठीक है। और सबसे पहले जनवरी 1 को ना तो मैंने कोई रिसीव करा सामान, ना कुछ इशू करा, मेरे पास सीधा का सीधा क्या आ रहा है? बैलेंस। कितना बैलेंस पड़ा था? 100 क्वांटिटी, 1 रुपए रेट के हिसाब से 100 रुपए वैल्यू होगी। बोलो इस बात में क्या सहमत हो? चेक कर लो, यस और नो। 2 जनवरी को हमने सामान परचेज करा, परचेज शो करेंगे रिसीट्स के अंदर। पहले एक बार फॉर्मेट रिपीट करो, डेट, रिसीट्स, इश्यूज, बैलेंस। रिसीट के अंदर भी 3, क्यू आर वी, वो तीनों में ऐसे ही है, क्यू आर वी, क्यू आर वी, क्यू आर वी। बताओ कितने यूनिट परचेज करे? 400। ये आ गया जी रिसीट्स की क्वांटिटी में, चेक करना 400 किस रुपए के हिसाब से? 1.5 रुपए। कितना हो गया? 600। यहां तक ओके है? अब मेरी बात अगली बहुत ध्यान से सुनना। जब आपने फीफो लीफो इनका क्वेश्चन करना है ना, आपके पास ना अब ये समझ लो 2 अलग अलग तरह के लॉट पड़े हैं। 100 यूनिट पड़े हैं 1 रुपए वाले, और 400 यूनिट पड़े हैं 1.5 रुपए वाले। आप इनको मिक्स, मतलब आप ना अकाउंट में इनको मिक्स करके नया रेट में ढूंढ लेना। आप इसका जब बैलेंस लिखोगे ऐसे लिखोगे अलग अलग करके, ये जो मैं रेड कर रहा हूं, आप ये बोलना 100 यूनिट पड़े हैं 1 रुपए वाले,
400 यूनिट पड़े हैं 1.5 रुपए वाले, अकाउंट में ऐसे दिखाना है। ये बैलेंस है 2 तारीख का, ये 2 तारीख का क्या है, एक बार अकाउंट पे नजर मारो। 1 तारीख को 100 यूनिट थे 1 रुपए वाले, 2 तारीख को क्या सिचुएशन है, 100 यूनिट 1 रुपए वाले पड़े हैं और 400 यूनिट पड़े हैं 1.5 रुपए वाले। बोलो यहां तक क्लियर है? अब मेन पॉइंट अगर आपने समझ लिया तो समझ लो आपको अकाउंट बनाना क्लियर हो गया फीफो का। क्योंकि जब भी सामान इशू करना है ना, वो बहुत ध्यान से करना है, क्योंकि इशू का रेट ध्यान से लिखना होता है। और अभी तक सही बताऊं, आपने कोई मेथड नहीं लगाया, अभी तक तो सिर्फ सामान परचेज हो रहा है। मेथड पता है कब काम में आता है, जब सामान इशू होता है, क्योंकि तब ये पता करना पड़ता है कौन से रेट वाला इशू हुआ, वहां पे मेथड लगता है। अब देखो 3 तारीख को कितना सामान इशू हुआ है, 450। अब पहले मैं यहीं से बता रहा हूं। बोलो जैसे ही इशू हो रहा है ना, पहली चीज अपने माइंड में ये पूछना, मैं मेथड कौन सा लगा रहा हूं। उसका आंसर क्या है, फीफो। बताओ फीफो क्या बोलता है? जो इशू हुआ है ना वो पुराने वाले में से हुआ है पहले। बताओ पुराने वाला कौन सा था, ओपनिंग। पर ये तो सिर्फ 100 यूनिट थे। बोलो सारे 450 यूनिट 1 रुपए वाले कर दूं? नहीं सर, 450 में से ये बोलो 100 यूनिट इशू हुए 1 रुपए वाले और बाकी 350 यूनिट इशू हुए 1.5 रुपए वाले। बस ये फीफो है। अगर आपको सामान इशू करना आता है ना, आपको मेथड आता है। बताओ इशू करने के टाइम पे मैंने क्या कर दिया, यहां पे 100 यूनिट कौन से वाले इशू कर दिए। देखिए ये इश्यूज का कॉलम है, ऊपर दिख सकता है आपको, यस और नो, इश्यूज का कॉलम है। और इश्यूज में बोलो 100 यूनिट मैंने कौन से इशू कर दिए, 1 रुपए वाले, और 350 मैंने कौन से इशू कर दिए, 1.5 रुपए वाले। अब मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो। और अगली बात सुनो, अगर पहले वाले ये 100 इशू हो गए और ये 400 में से भी 350 इशू हो गए, है ना, तो आपके पास 100 बचे भी तो हुए हैं, 100 नहीं सॉरी 50 बचे भी हुए हैं। 50 कौन से वाले बचे हुए हैं, 1.5 रुपए वाले। खत्म बात। मेन यही तो पता करना था, इशू कौन सा हुआ, बचा कौन सा हुआ है। फीफो ने आपको राह पा दिया। फीफो कहता क्यों टेंशन ले रहे हो, 450 इशू हुए ना, 450 ना, हाँ 450 इशू हुए ना, 100 मान लो पुराने इशू हो गए, 350 लेटेस्ट में से इशू हो गए उसके बाद, और जो बचे हुए हैं वो भी लेटेस्ट बचे हुए हैं। अच्छा एक बात और बताऊं, अब जब तक नया माल नहीं ना आएगा कोई, 1.5 रुपए पे इशू होता रहेगा। लेकिन अगर कोई नया माल आ गया फिर आपको ये अलग अलग करके लिखने पड़ेंगे। जैसे इसके बाद ही नया माल आया है 500 यूनिट 2 रुपए 6 पैसे वाला। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात मैं यहां और बता दूं, सर ये कैसा रेट हुआ 2 रुपए 6 पैसे। ये ना अगर आपने अभी जो मेरा टॉपिक सुना था ना कॉस्ट इंक्लूड्स वाला, उसमें ना जो मैंने कहा था परचेज कॉस्ट भी होती है, फ्रेट भी होती है। कई बार ना क्या होता है, माल आया होता है 2 रुपए के हिसाब से, लेकिन उसे मंगवाने पे ट्रांसपोर्टेशन खर्चा भी लगा होता है, तो पर यूनिट निकाला होता है, वो ऐड करा होता है रेट के अंदर। ये अभी ना 1-2 अटेम्प्ट पहले आईसीआई के क्वेश्चन में एक पॉइंट आया भी था, मैंने शायद टेस्ट में डाला भी था किसी में, कि उसमें आपको ना मंगवाने का खर्चा भी दे रखा था अलग से, तो आपको पर यूनिट में ऐड करना पड़ेगा। किस में ऐड करना पड़ेगा, पर यूनिट कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट तो इंक्लूडिंग मंगवाने के खर्चे से आएगी ना। दीज ऑल आर कॉस्ट्स, दीज ऑल आर कॉस्ट्स। वैसे जो आपको एक अलग से क्वेश्चन बैंक दे रखा है ना, रिसेंट आरटीपी एमटीपी वाला, मेरा ख्याल अभी पेपर लास्ट कौन सा हुआ है, अभी जनवरी तैयारी, सितंबर का पेपर, सितंबर से पहले पेपर था मई वाले पेपर में शायद वो पॉइंट आया। क्लास में डिस्कस किया होता था हमने, बस कभी क्वेश्चन नहीं आया था, क्वेश्चन भी आ गया। क्लास की बातें ध्यान से सुननी पड़ती हैं। ठीक, खैर लास्ट में जाके मैंने फिर ऐसे ही कर दिया कि ये 2 सामान पड़े। अब बताओ अगला सामान जब इशू होएगा, पहले कौन से वाले में से इशू होएगा, 50 1.5 रुपए वाले, और उसके बाद भी कुछ इशू हुआ 2 रुपए 6 पैसे। आप देखो आगे ना 300 यूनिट इशू होंगे, क्वेश्चन में चेक करो। 300 में से 50 मैंने पुराने इशू कर दिए, 250 मैंने थोड़े नए वाले इशू कर दिए, और जो एंड में 250 बच गए वो भी नए वाले बच गए। बस ऐसे करना है क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ने ना 2 चीजें मांगी थी आपसे, चेक करो। एक तो क्वेश्चन ने कहा था वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ढूंढ दो, और एक क्वेश्चन ने कहा था कॉग्स ढूंढ दो। बताओ जब मैं रिकॉर्ड, अब वैसे तो देखो ये चीज जब मैं बता रहा हूं ना, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो इस चीज का ध्यान नहीं दिया हुआ। वैसे परपेचुअल में हम करते क्या थे, पहले हम ये ढूंढते थे कॉग्स कितनी है, कॉग्स, और क्लोजिंग स्टॉक निकलता था रेजिडुअल। लेकिन वैसे अगर आप ये अकाउंट देखोगे ना, इसमें सब कुछ दिख ही रहा है आपको। आप देखो आपको एक कॉग्स का टोटल आ गया, क्योंकि गुड्स सोल्ड का टोटल, और क्लोजिंग तो यहां दिख ही रहा है। ध्यान रखना, मैंने क्लास में कहा था लास्ट वाले कॉलम का टोटल मत लगाना,
क्यों मत लगाना? क्लोजिंग स्टॉक ऐड थोड़ी हो जाएगा हर दिन का, बस जो एंड में बैलेंस आ रहा है दिस इज क्लोजिंग स्टॉक एंड दिस इज कॉग्स। देखो ये एंड में देयरफॉर करके लिख दिए। क्या सबको अकाउंट बनाना रिवाइज हुआ? आसान था? नहीं, सबसे आसान, गलत नहीं। प्लीज अब बात करेंगे पीरियोडिक सिस्टम की। सर यही क्वेश्चन आप पीरियोडिक से भी करा दो, मजा आ जाएगा। आएगा ही, बिल्कुल आएगा। अब पीरियोडिक में देयर इज नो अकाउंट, देयर इज नो रिकॉर्ड। आप बताओ पीरियोडिक सिस्टम क्या कहेगा? पहले इन्वेंट्री को फिजिकली काउंट कर लो। आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन छोड़ के काउंटिंग करने थोड़ी जाओगे कहीं पे, फिजिकल काउंटिंग यहीं से करनी पड़ेगी। अगर मैं काम करूं, सारा सामान जोड़ लूं जो आया पुराना मिलाकर, और सारा सामान घटा दूं जो गया, नेट उतना पड़ा होना चाहिए, और वही आएगा जो अकाउंट में भी आ रहा था। चेक कर लो, 250 यूनिट बचे हुए हैं, चेक करो 250। अब शोर क्या है? गली गली में क्या शोर है कि ये 250 यूनिट की वैल्यू बताओ क्या है, क्योंकि काउंटिंग तो होगी। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई विद रेट। रेट के लिए आप मुझे बताइए कौन सा मेथड ढूंढ रहा हूं मैं, लगा रहा हूं मैं फीफो। फीफो क्या बोलेगा? पुराने वाला इशू हो गया, लेटेस्ट में से बचा हुआ है। बताओ क्या सीधा आपको नजर आ रहा है लेटेस्ट परचेज आपकी इस रेट पे हुई है, और ये लेटेस्ट परचेज में क्या 250 यूनिट अवेलेबल हैं? यस, 500 अवेलेबल हैं, हमें तो 250 चाहिए। 2 रुपए 6 पैसे में रिकॉर्ड कर दो, खत्म। आप चेक करो, सीधी क्लोजिंग स्टॉक, बिना कोई बकवास के सीधा क्लोजिंग स्टॉक आ गया 515 रुपए। नजर आ रहा है? सर पर हमसे तो कॉग्स भी मांगी थी, क्यों टेंशन ले रहे हो? आप फॉर्मूला लगा दो। कौन सा फॉर्मूला? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। देखो पहले मैंने फॉर्मूला लिखा कॉग्स वाला, चेक करो, बोलो। अब मेरी बात सुनो, 100 रुपए का ओपनिंग स्टॉक था, बोलो। अच्छा परचेज, वैसे तो देखो मुझे अकाउंट में जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वैसे तो ये परचेज, ये अकाउंट हमने यहां बनाया नहीं, लेकिन एक खुद बात सोचो, एक बार हमने ये माल परचेज करा है, एक बार हमने ये माल परचेज करा है, हाँ कि ना? ये परचेज का ही तो टोटल है, तो मैंने ये परचेज भी लिख दी यहां। ये देखो सर डायरेक्ट एक्सपेंस कहां से लाओगे? बदतमीजों, अभी जो मैंने आपको कहा था ना 2 रुपए 6 पैसे 1.5 रुपए, इसमें डायरेक्ट खर्चे जुड़े हुए हैं। सर ये बताओ कहां से लेके आओगे? क्लोजिंग स्टॉक। बहुत ही बदतमीजी भरा क्वेश्चन। हो गया आंसर, चेक करो। और आपको पता है क्योंकि इस सवाल में कोई लॉस गुड्स नहीं थे, तो पीरियोडिक और परपेचुअल दोनों का आंसर सेम आ रहा है, आना ही था। बस ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन हो पीरियोडिक का, आप बैठ के अकाउंट बनाने लग जाओ, सेवा करके आओगे तुम, और उस सेवा का कोई फल नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ही अगर पीरियोडिक के है, नो नीड टू प्रिपेयर अकाउंट। सर अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो उसका आंसर पता मैं क्या देता हूं? अगर क्वेश्चन में डेट्स अवेलेबल है ना प्रॉपर, आप अकाउंट बना के करो। मैं अभी आपको आगे और बताता हूं, पहले मैं एक क्वेश्चन और बताऊं। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान देना, ये क्वेश्चन भी ना फीफो का ही है, ध्यान दो, ये क्वेश्चन भी फीफो का है, ये दिख रहा है आपको। इस क्वेश्चन में चलो आप एक काम करो, मैं आपको मौका देता हूं, फटाफट पढ़ के बताओ, अकाउंट बनाओगे या बिना अकाउंट के करोगे? अकाउंट या बिना अकाउंट के? अब यहां पे सुनो, आपको सर डेट्स दे तो रखी हैं, बदतमीजों, सिर्फ परचेज की डेट्स हैं। चेक करो इशू कब कब हुआ, 1500 यूनिट इशू हुए हैं, लेकिन कब कब हुए हैं पता ही नहीं, क्योंकि मेरे पास डेट ऑफ इश्यूज अवेलेबल नहीं है। आई कांट प्रिपेयर अकाउंट। इसे शॉर्टकट से करना पड़ेगा, पीरियोडिक से करना पड़ेगा। बोलो कैसे करोगे? मेरी बात ध्यान सुनना। टोटल 2600 यूनिट आपने खरीदे थे, चेक करो क्या ऊपर कोई ओपनिंग स्टॉक पड़ा है? नहीं। 2600 में से कितने इशू हो गए? 1500, यानी 1100 का शगन है। 1100 का शगन है। बताओ 1100 के शगन का मतलब क्या है? 1100 यूनिट बचे हुए हैं। अब अगला क्वेश्चन है, सर मेथड कौन सा लगाना है ये बताओ। चेक करो, वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री एज पर फीफो, दिख रहा है? अब फीफो लगाने के लिए मुझे बताओ 1100 यूनिट में कहां से पूरे करूंगा? सबसे लेटेस्ट एक तो ये 800 इसमें से बचे, 200 इसमें से बच गए, और 100 इसमें से बच जाएंगे। आप चेक करो, जब मैंने इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करी, चेक करना, पहले तो वो लाइन लिखी है क्योंकि डेट ऑफ इशू अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप स्टॉक लेजर अकाउंट नहीं बना सकते, जिस वजह से हम कौन सा सिस्टम फॉलो करेंगे? पीरियोडिक। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है?
क्लोजिंग स्टॉक मैंने फिजिकल काउंट से कितने उठाए 1100 यूनिट्स, और इन्हें फीफो मेथड लगाकर कैसे वैल्यू करा 800 यूनिट सबसे लेटेस्ट वाले, 200 यूनिट उससे ऊपर वाले और 100 यूनिट उससे ऊपर वाले। सर कॉग्स कैसे ढूंढोगे, मेरे को बताओ। ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में 0 है। अगर मैं ये सारे मल्टीप्लिकेशन करके जोड़ लूं तो मेरे पास टोटल समान आ जाएगा। उसमें से अगर मैं वो हटा दूं जो बचा हुआ है, जो भी आपने वैल्यू करा है, यानी बाकी बिक गया। बोलो इन सबके जोड़ को मैं टोटल गुड्स अवेलेबल फॉर सेल कहूंगा, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग पता है ना आपको, अभी ढूंढा क्लोजिंग, कॉग्स आ गई। चेक करो क्या कॉग्स निकल रही है, चेक करना, चेक करो। ओपनिंग स्टॉक नील ले लिया, सारी परचेजेस जोड़ ली, और क्लोजिंग अभी आपको वैल्यू करवाया है 5550, बस हो गया, काम बन गया। भाई देखो मैं फिर वही कहूंगा, सेल्फ प्रैक्टिस जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना, जरूर करना। अच्छा अगला सवाल किसका है, लिफो का है। देखो क्वेश्चन नंबर 3, यस यही क्वेश्चन नंबर 1 वाली इंफॉर्मेशन उठाओगे था और लीफो से कर दो। अब फटाफट कर देते हैं, अभी लिंक में ही चल रहा है। मेरे को बताओ लीफो में भी पहले जब मैं परपेचुअल से करूंगा रिकॉर्ड बनाऊंगा, 100 से शुरू करूंगा, वही रिसीट इशू बैलेंस, बैलेंस से शुरू किया, फिर रिसीट लिख दी, यहां तक सेम है, यहां तक सेम है। बस जब मैंने इशू करना है ना सामान, इस बार 400 तो मैं ये वाले इशू कर दूंगा लेटेस्ट, और बाकी 50 मैं कहां से इशू करूंगा, पुराने। देखो मैं यहां तक आपको काउंट दिखाता हूं एक बारी। ये बनाया अकाउंट, 100 रुपए से शुरू किया बैलेंस, फिर उसके बाद 400 रिसीव कर लिया, और फिर ये बैलेंस अलग अलग दिखा दिया, वैसे ही जैसे दिखाया था उसमें, फीफो में भी ऐसे दिखाया था। यहां इशू करने के टाइम पे देखो उल्टा पुल्टा हो गया। अब बताओ जो सामान बचा हुआ है 50 यूनिट का, वो कौन से वाला बचा हुआ है, सबसे पुराना, ये देखो 1 रुपए वाला बचा हुआ है। अच्छा इसके बाद नई परचेज होगी, नई परचेज 2 रुपए 6 पैसे, सामान अलग अलग रख लो। दोबारा जब इशू होएगा लेटेस्ट में से करना, बताओ कितना सामान इशू हुआ है, 250, 300, 300, तो 300 2 रुपए 6 पैसे वाले में से कर दो। ये देखो पुराना पड़ा ही रह गया 50 यूनिट वाला, 50 यूनिट जो पुराने थे वो पड़े ही रह गए, क्योंकि इशू ही नहीं हो पाए लीफो के अंदर। क्योंकि लीफो में कौन सा सामान इशू हो जा रहा है, लेटेस्ट, लेटेस्ट वाला सामान इशू हो जा रहा है, लेटेस्ट वाला सामान इशू हो जा रहा है। अच्छा एक बात नोटिस करो, परचेज तो सेम ही आएगी, पर ये चेंज होगी, देखो कॉग्स, क्योंकि वो रेट चेंज हो गए ना इशू करने के, और इधर से स्टॉक की भी वैल्यू चेंज होगी। स्टॉक ना 50 रुपए है ना 412 रुपए है, स्टॉक है 462, दोनों को जोड़ोगे ना, ये देखो ये एंड वाले आंसर आ गए। बोलो कुछ समझ आ रहा है। अच्छा जब इसी को मैं पीरियोडिक से करूंगा, पीरियोडिक, तो अकाउंट कोई होएगा नहीं, लेकिन बोलो यूनिट्स तो 250 ही होंगे। बस ये 250 यूनिट कौन से पड़े होंगे, सबसे पुराने तो पड़े ही होंगे। बताओ सबसे पुराने कौन से, 100 1 रुपए वाले, और 150 1.5 रुपए वाले, वही पुराने वाले, ये वाले बचा लो, ये वाले पहले 1 रुपए वाले बचा लो, फिर 1.5 वाले बचा लो। चेक करो सर ऐसे तो आंसर चेंज होएगा, जी हाँ इसमें आंसर चेंज हो जाता है लीफो के अंदर। लीफो में ना अगर आप नोटिस करोगे, यहां तो 100 में से 50 इशू हो गए थे ना अकाउंट के अंदर, लेकिन जब बिना अकाउंट के करा 100 में से कुछ भी इशू नहीं माना मैंने। सर फिर ये तो अलग अलग आंसर आ रहा है, आने दो, हमें कैसे करके आना है, डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन ऑफ द क्वेश्चन, क्या आप तो दोनों ही मांग ले। तो देखो यहां पे मैंने जो 250 यूनिट बचाए हैं ना, 100 यूनिट तो मैंने 1 रुपए वाले बचा दिए, और 150 यूनिट मैंने 1.5 रुपए वाले बचा दिए, जिसकी वजह से आपका आंसर परपेचुअल से अलग आ रहा है लीफो के अंदर। यानी मेथड सेम होने के बावजूद भी सिस्टम अलग अलग करने पे आंसर चेंज हो। चेक करो पीरियोडिक। और एक बात आओ, जब मेरे पास स्टॉक की वैल्यूएशन आ गई, अगला काम क्या होएगा, कॉग्स। कॉग्स कैसे ढूंढूंगा, वही ओपनिंग स्टॉक 100 रुपए प्लस परचेज 1630, और क्लोजिंग स्टॉक अभी वैल्यू करा आपने। मैं प्लीज फिर कह रहा हूं आपसे, घर जाके प्लीज इसकी रिवीजन जरूर करना। थ्योरी तो चलो एक तरफ है, लेकिन ये न्यूमेरिकल एक बार करके देख लेना, क्योंकि पेपर में थ्योरी से ज्यादा आपके लिए पता है आपको न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है। पर मैंने आपको सीधा न्यूमेरिकल पे नहीं लेके आया, पहले मैं थ्योरी का बेस बना के लेके चला यार, क्योंकि रिवीजन का मतलब ये थोड़ी ना कि बस ठीक है जी सीधा न्यूमेरिकल करने बताओ।
थोड़ी थ्योरी भी आनी चाहिए। और ये मैंने एक्स्ट्रा में लिख दिया कि फीफो में तो आंसर सेम रहा था, लेकिन लीफो में वेरी कर गया। लीफो में वैसे नोट वोट आपको पेपर में लिख के आने की जरूरत नहीं। बोलो कुछ समझ में आया कि नहीं आया? तो आज हमने पीरियोडिक किया, परपेचुअल किया, फीफो किया, लीफो किया, ठीक है, सिम भी करवा दिया। क्या आपको न्यूमेरिकल करने समझ में आ रहे हैं? एक मेथड और करा दूं, एवरेज। बोलो, छोटा ही है। पहले 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 मैं इसकी, देखो पहले मैं एक काम और करता हूं, चलो फीफो करवाया ना, भी लीफो की थ्योरी पढ़ना घर पे। जैसे इंप्लीकेशन ऑफ फीफो किए थे वैसे इंप्लीकेशन ऑफ लीफो भी है। बोलो, करोगे ट्राई? अच्छा, फिर हमारे पास एवरेज प्राइस मेथड भी है ये वाला। अब एवरेज प्राइस में ना एक चीज आप ध्यान रखना, एवरेज प्राइस में ना आपने कभी भी अकाउंट नहीं बना के आना। वहां क्या नहीं बना के आना? उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा। बस एवरेज प्राइस में अकाउंट मत बनाना, आईसीआई भी नहीं बना रहा। एवरेज मेथड करता क्या, सुनो, आपको ना अलग अलग रेट्स दे रखे होते ना। एक बार सामान आया 1 रुपए पे, एक बार आया 1.5 रुपए पे, एक बार आया 2 रुपए 6 पैसे पे, अलग अलग रेट पे आ रहे ना। सारे रेट्स जोड़ लो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ रेट से। 3 बार सामान आया ना, तीनों रेट्स को जोड़ो, डिवाइड कर दो 3 से, एवरेज निकाल लो, सिंपल एवरेज। कौन सी एवरेज? और ये जो एवरेज आ गई ना सिंपल, इसी रेट को यूज करो, क्लोजिंग यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो, क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और जितने यूनिट सेल हुए या इशू हुए उसे मल्टीप्लाई कर दो, कॉग्स आएगी। यानी ये तो और भी सिंपल है, एक रेट ढूंढो पूरे साल का, उसी पे इशू कर दो, उसी पे स्टॉक दिखा दो। तो देखो इसका क्वेश्चन पड़ा ये, क्वेश्चन नंबर 6 है। वैसे आप घर पे ट्राई कर लेना, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैंने 1 2 3 करवाए ना, 4 और 5 आप ट्राई कर सकते हो, ये कोई खास है नहीं। मैं 6 बता रहा हूं सीधा। 6 में सुनिएगा, आप चेक करो समान, इस बार ना आपको परचेज के भी डेट्स पता हैं और इश्यूज के भी डेट्स पता हैं, चेक कर लो। फिर भी आईसीआई ने अकाउंट नहीं बनाया हुआ। देखो अकाउंट क्यों नहीं बनाया, जब मैं वेटेड एवरेज बताऊंगा वहां ज्यादा बेटर क्लियर करूंगा, लेकिन एक बार ये समझ लो अकाउंट नहीं बना के आना, वो नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। बट फॉर द टाइमिंग लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। मुझे बताओ अगर टोटल यूनिट आपने खरीदे थे 2600 में से 1600 इशू हो गए, नीचे देखो, हजार क्वांटिटी बच गई, 1000 क्वांटिटी बच गई। बस मुझे ये पता करना है 1000 कितने वाला। एवरेज प्राइस क्या बोलेगा, एक काम करो, दिस यानी 5 रुपए प्लस 5.5 प्लस 5.5 प्लस 6 प्लस 4.25। बोलो, ये सारे परचेज के रेट हैं, डिवाइडेड बाय 5। सर 5 कहां से आए, नंबर ऑफ रेट्स गिन लो, कितने गोले मारे हैं मैंने, 5। एक रेट ढूंढो, 1100 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी आएगा। और बोलो यूनिट सोल्ड कैसे निकालूं, सोल्ड है 1600 को भी इसी रेट से मल्टीप्लाई कर दो। चेक करो, फालतू फ्री का मेथड था। देखो लाइन क्या लिखी, इवन इफ डेट्स आर अवेलेबल आईसीआई हैज नॉट प्रिपेयर्ड स्टॉक लेजर अकाउंट। इसका लॉजिक मैं आपको दूंगा, बताऊंगा क्यों नहीं कर रहे। पहले तो ये फॉर्मूला क्लियर है, बोलो, लिख के आना फॉर्मूला पेपर में, और ये मैंने अभी निकाला था, उसके बाद तो कुछ है ही नहीं। देखो जरा, मेरी क्लास 10 बजे तक थी, 10:15 तक थी, 10 कोई आया नहीं ना बुलाने, मैं सोच रहा हूं मैं कल करवाई जाऊं, मेरे को लालच आ रहा है। रुक जाऊं क्या? वैसे तो कोई हैवी नहीं हुआ अभी तक, मुझे लग नहीं रहा कोई हैवी हुआ है कुछ, ठीक है, पर ठीक है, फिर भी मैं अच्छा इंसान बहुत हूं, इसलिए मैं, और वैसे मुझे लगता है कोई बुलाने तो अभी भी नहीं आया, पर ठीक है, मैं यहाँ पे विश्राम देता हूं आपको। आप प्लीज यहां तक रिवाइज करिए, फीफो, लीफो, एवरेज, पीरियोडिक, परपेचुअल, नीड ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, फर्स्ट पेज पे फॉर्मूले, इन्वेंट्री क्या है, सब रिवाइज करके आओ। काफी है आज के लिए, थैंक यू, कल मुलाकात होगी आपसे, बाय बाय, टेक केयर।